आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे वो चौंका देने वाले हकायक जिससे हमारी हुकूमत, सरकारी इदारों और अवाम सभी ने मुंह चुराया हुआ है। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला कराची किस कदर कुदरती आफात के निर्गे में है? ये 3 प्लेटें जो आगे मिल रही हैं, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एरिया कहलाता है। अभी तो ये मिल रही है, मिलने के बाद कब झटका इसके अंदर आएगा ये कुदरत जानती है। अगर कराची में सुनामी या जलजला आया तो क्या होगा? कयामत होगी, इतना ताफून होगा शहर में, मैयतों का कोई पूछने वाला नहीं होगा सर। उठाना, रेस्क्यू करना सिस्टम नहीं है ना सर। कुदरती आफात से निबर्द आजमा होने के लिए हमारे इदारों की क्या तैयारियां हैं? आपके पास सिर्फ 4,500 लोग मरे 2 साल पहले, तो ना आपके पास एम्बुलेंसेज शहर में थी, ना आपके पास कोल्ड स्टोरेज थे, ना आपके पास कोफिन, मतलब कोफिन कैरियर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले कि होशरुबा हकायक का पर्दा चाक किया जाए, बात शुरू करते हैं सायरन बजाकर ट्रैफिक को चीरती हुई उस गाड़ी की जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीज को अस्पताल पहुंचाती है। ये जानकर हैरत होगी आपको कि सरकारी सतह पर कोई ऐसी एम्बुलेंस सर्विस मौजूद नहीं जो तड़पते सिसकते शहरियों को अस्पताल ले जा सके। लेकिन भारी मालियत से खरीदी जाने वाली कुछ एम्बुलेंसेज ऐसे हाल में जरूर मौजूद हैं। इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये KMC के ज़ेरे इंतज़ाम एरिया है। यहाँ आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं वो एम्बुलेंसेस जो वेल इक्विप्ड थी माजी में यहाँ लाई गई। एक नहीं है, 2 नहीं है, तकरीबन 7 के करीब ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं जो 1 करोड़ या इससे ज़ायद की मालियत की है। और एक वेल इक्विप्ड गाड़ी थी जो यहाँ खड़े खड़े जंग आलूद हो गई है। इसका इक्विपमेंट सारा जो है वो निकल के फ़रोख्त हो चुका हुआ है। इसमें अब मरीज़ तो नहीं लाए गए, लेकिन जो है यहाँ पर जानवर ज़रूर इसके अंदर बैठ रहे हैं। मैंने कहा कि 7 तादाद में तो सिर्फ इस जगह पर है, और ये हमें बताया गया है कि इससे मज़ीद ज़्यादा तादाद में एक और एरिया के अंदर ये इसी तरह से सड़ रही हैं। और मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ कि कितनी जो है ये वेल इक्विप्ड गाड़ी थी जिसमें अब कुछ भी नहीं रहा। अब इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर किस किस्म का है, कितनी वेल इक्विप्ड होती अगर ये अपनी सही हालत में होती। लेकिन अब ये यहाँ पड़े पड़े जंग आलूद हो रही है। तबाहाल नजर आने वाली इन एम्बुलेंसेस को चलाने के लिए 3 साल पहले एक गैर सरकारी तंजीम ने हुकूमत को क्या पेशकश की थी, उसे कबूल करने में क्या कबाहत थी जो इनको सड़ते रहने देने से ज्यादा माकूल हो सकती थी। प्रोग्राम के आखिर में जरूर पर्दा चाक करेंगे इन हकायक से। ये आप देख सकते हैं 1122 एम्बुलेंस माजी में यहाँ लाई गई। सबसे कॉस्टली एक ब्रांड है गाड़ियों में कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और ये एम्बुलेंसेस हैं जो यहाँ लाके जंग आलूद होती रही हैं और इनका कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया कैसे जंग आलूद हुआ, किस कीमा पर हुआ, ये तो हम अफसरान से जानने की कोशिश करेंगे अगर वो जवाब दें। ये 1122 का ऑफिस जो मुझे बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ियों का हाल आपने देख लिया, इसके ऑफिस का हाल भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ कोयले से दीवार पे लिखा हुआ है 1122, और जो शायद स्ट्रेचर्स इस गाड़ी के अंदर होने चाहिए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ से ऑफिस जो है ये नज़ीर हुसैन कार्डियो किडनी सेंटर शिफ्ट हो गया है। ये यहाँ से हम यहाँ वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ हमारा ऑफिस बन रहा है। यहाँ अभी फ़िलहाल एक आदमी होता है जो खाली यहाँ पे सामान की चौकीदारी कर रहे हैं बस। ये जब से आई हैं, जब से ऐसी खड़ी हुई हैं? ये चली नहीं, चलने के बाद में थोड़ा थोड़ा काम था, उसके बाद ये ऐसी खड़ी हो गई। तो सलीम साहब, मैं समझूँ कि शहर में 1122 की सूरत में कोई एम्बुलेंस सर्विस है? हाँ है। और उसमें गाड़ियाँ कौन सी है? उसमें हाई रूफ गाड़ियाँ, ये नहीं है, हाई रूफ है।
अच्छा, चेहरा ये था, अब हाई रूफ गाड़ियों में अब हाई रूफ गाड़ियाँ। वैसे इनका सामान छोटे छोटे काम से यहाँ खड़ी, तो इनका अंदर का सामान कहाँ चला गया? वो तो घर से यहाँ पे खड़ी हुई हैं। कब से खड़ी हैं? सेंटर से आए हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए यहाँ खड़े हुए। 3-4 साल में सारा सामान ही गायब हो गया गाड़ियों से। मैं किससे जिम्मेदार ठहराऊँ इसको, इस मामले का? ये तो अफसरान बाला जाने। 1 करोड़ या इससे जायद की मालियत की एक गाड़ी है, सालों साल यहाँ खड़ी हुई सड़ रही है, जिसे मिनी ऑपरेशन थिएटर का दर्जा भी दिया गया था, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हो रही है। सरकारी सतह पर जान बचाने वाली एम्बुलेंसेस का ना होना अपनी जगह एक अलमिया, लेकिन गैर सरकारी तंजीमें भी फलाह बहबूद का ये काम किस माहौल में कर रही हैं? कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसमें एम्बुलेंस सर्विस जो फलाई इदारों की है, उनको खड़े करने की कोई अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। फुटपाथ के ऊपर जो है वो शेड्स बना के अपनी मदद आप के तहत जिस तरह से फलाई इदारे काम कर रहे हैं, ये नेकी का काम कर रहे हैं, और वो अपनी सर्विसेज भी चला रहे हैं। बयानात की हद तक तो हमने ये भी सुना है कि जी एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए एक जो है वो अलग रूट बनाया जाएगा मुख्तलिफ इलाकों से, जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद या सेहत की सहूलियात जिन्हें फौरी चाहिए उन्हें मुहैया की जाएंगी। तो ये कहने की हद तक है। किसी शहरी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल की जानिब बढ़ती एम्बुलेंस को कैसी अवामी बेहिसी का सामना करना पड़ता है, हमने बातचीत की एम्बुलेंसेस चलाने वाले ड्राइवर से। बड़े मसले पैदा हो जाते हैं हमारे को रोड पे चलते हुए। अभी इमरजेंसी कोई पेशेंट लेके जा रहे हैं तो रास्ते में आप एक गाड़ी को सायरन देते रहो पीछे से, कोई गाड़ी वाला मजाल है अगर साइड में हो जाए, वो जब तक उसको पूरा खुला रोड नहीं मिलेगा तब तक वो साइड में नहीं लेगा। किसी को मतलब जानी नुकसान का किसी को फिक्र नहीं है। रिक्शे टैक्सी मोटरसाइकिल वाले रास्ता नहीं देते भाई, कुछ लोग हटाते हैं और कुछ लोग तो एम्बुलेंस के साथ कंपटीशन लड़ रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं बाकायदा। जितने बार हूटर देते रहो, जितने भी साइलेंट देते रहो। हम लोग को कॉल आती है इमरजेंसी के, आप फटाफट पहुँचेंगे, इमरजेंसी रोड के ऊपर पड़िए, या गन शॉट पड़ा हुआ है, या बाइक से एक्सीडेंट हो गया, या कोई हादसा हो गया, या आग लग गई, कोई भी XYZ। जब हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर तो आम तो उस टाइम पहले घेर के खड़ी होती है, फिर हम जाके अंदर से उसको पेशेंट को उठा के गाड़ी में डाल के जब निकलते हैं, मूव करते हैं पॉइंट के लिए, जिना के लिए या किसी भी अस्पताल के लिए, तो आवाम को सायरन की आवाज़ आ रही होती है और आवाम रास्ता नहीं देती। हुकूमत को चाहिए कि उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ होनी चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। इसलिए कि देखो वो उसमें इनमें फ़ंड दिया जाता है, जैसे कम से कम फ़ंड 400 है, 500 है, कम से कम वो फ्री तो होगी ताकि आवाम को कुछ सहूलत मिले, गरीब आदमी को सहूलत मिले। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको माजी में पेश आने वाले बड़े सानेहात की तबाहकारियां और उनसे अब तक ना पकड़ी जाने वाली इबरत की सच्ची कहानी। हमारे साथ रहिएगा। 2005 का जलजला, माजी में होने वाली तूफानी बारिशें, सैलाब, इनकी तबाहकारियां जिनसे ना कुछ समझा गया, ना रेस्क्यू के जिम्मेदार इदारों को खुद मुख्तार और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया गया। कराची में हीट स्ट्रोक ही की हालिया मिसाल को सामने रखा जाए, जिसने सूबाई वजारत सेहत की कारकर्दगी का भांडा बीच चौराहे पर फोड़ दिया था। जफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका शुक्रिया। एम्बुलेंस और इसकी सूरत हाल कराची शहर में जिस तरह के हालात वाक़यात रहते हैं, कैसा समझते हैं कि मुकम्मल तादाद में हैं, कम हैं, और कैसा काम करेंगे? देखिए, मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ और मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक एक भी सरकारी एम्बुलेंस इस शहर में देखी ही नहीं। ठीक। सबसे बड़ा अलमिया जिम्मेदारी सेहत तालीम हुकूमत की है। देखें, रेस्क्यू का तो कोई निज़ाम है ही नहीं आपके यहाँ। वो बेचारा एम्बुलेंस ड्राइवर जो बेचारा या तो मजदूर है या ज़माने का कोई काम नहीं कर सकता, तो वो आके किसी एम्बुलेंस सर्विस में लग जाता है और उसका काम क्या, तेज़ गाड़ी चलाना। खुदा न खास्ता कोई पेशेंट जला हुआ है, उसको नहीं मालूम कि उसको मैंने फ़र्स्ट ट्रीटमेंट क्या देना है। कोई हार्ट पेशेंट है, उसको नहीं मालूम मैंने इसको CPR देना है, BLS देना है, क्या देना है, नहीं मालूम। किसी आफत से निपटने के लिए जो ज़रूरत है एम्बुलेंसेस की, या जो तादाद है, आप समझते हैं कि उतनी हैं? उतनी नहीं है। अगर 3-4 वाक़यात एक साथ हो जाते हैं या कोई बड़ा, जैसे हीट वेव की मैं आपको मिसाल दूं, 15-15 घंटे तक
लाशें जो है वो सिविल और जिना की इमरजेंसी रूम में पड़ी रहीं, मुर्दा खाने में पड़ी रहीं, लेकिन हमारे पास गाड़ियाँ ही नहीं थी कि हम उनको उठा सकें, और नतीजतन जो है वो सब लाशें जो है वो गलना शुरू हो गई थी, और बहुत बड़ा एक मतलब शहर के अंदर अजीब सा जो है वो माहौल बन गया था, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी। हुकूमत क्या सिर्फ यही तो नहीं समझ बैठी है कि जी ये सारा काम फलाही इदारों नहीं करना है, हुकूमत तो कुछ नहीं करना? तो फिर टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं? सफाई आप नहीं दे रहे, सेहत के लिए आप काम नहीं कर रहे, कितने अस्पताल हैं यहाँ और बड़ी बुरी हालत में है। अरे अभी हीट सरकार स्ट्रोक, अभी 2 साल पहले हीट स्ट्रोक पड़ा, 1% भी नहीं है हीट स्ट्रोक किसी सुनामी का, किसी अर्थक्वेक का, किसी सैलाब का, किसी तूफान का, 1% भी नहीं था। आपके पास सिर्फ 4,500 लोग मरे 2 साल पहले, तो ना आपके पास एम्बुलेंसेज शहर में थी, ना आपके पास कोल्ड स्टोरेज थे, ना आपके पास कोफिन, मतलब कोफिन कैरियर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। जो असल सिस्टम है उस सिस्टम में क्या है कि खुदा न खास्ता कोई आफत आती है, मैं अपने मरीज़ को लेकर जाता हूँ, हार्ट पेशेंट हो, जला हुआ हो या कुछ भी हो, एक लोहे की स्ट्रेचर पर उसको लिटाया जाता है, एक बॉक्स पर रख दिया जाता है, एक स्पीड ब्रेकर आता है, मरीज़ छत से टकराता है। मरीज़ में और छत में फासला ही टोटल 1.5 फीट का है। मरीज़ का मुंह करते हैं, हवा के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, शीशा अगर उस हाईरूफ गाड़ी का तो बाहर धुआं आ रहा है गाड़ियों का, तो वो मरीज़ क्या खाक बचेगा? फैसल साहब, अगर कराची में जैसे हीट वेव आई, कोई सुनामी आ जाता है, कोई ज़लज़ला आ जाता है, आपने कहा कि जी एम्बुलेंस की तादाद कम है, तो इस सूरत हाल में कैसे इस साने से निपटा जाएगा? जब इतनी बड़ी तादाद में अगर ज़ख्मी हों, हज़ारों की तादाद में, तो फिर गाड़ियाँ जैसे कश्मीर के ज़लज़ले में जो है वो बहुत कम पड़ गई थी, और ग्राउंड पे सारा ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़ख्मियों का हमारे हाथ में था। हमने हज़ारों की तादाद में एक दिन के अंदर ज़ख्मी वहाँ से ट्रांसपोर्ट किए हैं, और इसके बावजूद हमारी उस वक्त गाड़ियाँ भी अच्छी थी नहीं थी, हम जो है वो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में हर शहर के अंदर जो है वो सैकड़ों की तादाद में मरीज़ जो है वो पहाड़ों से नीचे उतर के आते थे, 2-2 दिन के सफ़र करके आते थे। वो तो पहाड़ी इलाके थे, ये मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे मरीज़ों की लाइन लगी हुई होगी और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के बाहर गए हैं, पहले तो सिर्फ ईदी दिखाई देती थी, छिपा भी आ गई है, JDC अलग काम कर रही है, और फिर मुख्तलिफ नामों से एम्बुलेंस सर्विस हैं। तो ये देखिए गैप तो है ना सर, मैं फिर वही बात करूंगा कि अभी इस वक्त कितना गैप आप समझते हैं? बहुत बड़ा गैप है इस वक्त भी है? बहुत बड़ा गैप है सर। अभी आप छोटे छोटे वाकयात अगर देखना शुरू करें, कहीं हीट स्ट्रोक ने एम्बुलेंस दिखा दी कि शहर को कितनी ज़रूरत थी, कि आपके यहाँ खुली हुई सुजुकियों में गधा गाड़ियों पर लोग मैयतें लेकर घूम रहे थे। अच्छा, उसके बाद अभी जब ये साइड एरिया वाला वाकया हुआ, फैक्ट्री जली, आपका ये वाकया हुआ, क्या कहते हैं, साने कारसाज हुआ, या दीगर जो आगे शहर में लगती हैं, या बहुत बड़े 5 स्टार होटल में आग लगी, तो 1-1 घंटे और 1.5 घंटे तो आपके पास फायर स्नार्कल पहुँचते हैं, यानी ना आपके पास फायर स्नार्कल्स हैं, ना आपके पास एम्बुलेंस है। मुझे बता दें कि अगर आपने इस शहर में कोई एक सरकारी एम्बुलेंस चलते हुए देखी, उसका नाम बता दें। चलिए अस्पताल गिनवा दीजिए, अब्बासी, जिना, सिविल, कतर, 3.5 करोड़ की आबादी के लिए 15-15, 20-20 बेड के, 80 बेड के टोटल ये आपके इमरजेंसी है। तो अगर इस वक्त आ गया सुनामी, छोटा सा सुनामी, तो ना आपके पास गाड़ियाँ होंगी, ना इमरजेंसी है, कुछ भी तो नहीं है आपके पास। आप तो एक हीट स्ट्रोक में हिल के रह गए थे। ये बिल्डिंगों का जंगल है, एक बिल्डिंग में भी हंगामी एग्जिट नहीं है। आप मेरे साथ पूरा गुलिस्तान जौहर विजिट कर लीजिए, आप एम्बुलेंसें क्या, आपके पास सब कुछ कम पड़ जाएगा सर। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने पिछले 3 साल से मुफ्त ऐलान किया हुआ है, हम अखबारात में दे रहे हैं कि ना सिर्फ एम्बुलेंस ड्राइवर या पैरामेडिकल स्टाफ या दीगर लोग जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, ये लोग BLS और CPR का मुफ्त कोर्स हमसे करें। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाके करा रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर में आग लग सकती है, तुम्हारी बीवी जल सकती है, तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक हो सकता है। कितना आम सा जुमला है कि मेरे वालिद साहब के दिल में तकलीफ है और मेरे हाथ में ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और उनका इंतकाल हो गया, और हम अगले को ताज़ियत दे रहे होते हैं। नहीं भाई, वो अगर उनको दिल में दर्द हो रहा था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, आप घर में CPR करते, मुंह से मुंह लगा के सांस देते, अस्पताल तक ले जाते, बच जाते वाले साहब। तो इतनी सी अवेयरनेस देने के लिए काम की ज़रूरत है। तो अब ये NGOs की जिम्मेदारी तो नहीं है, तो सरकारी सतह पे होगा, इसके अंदर सरकारी मीडिया यूज़ होगा, सब कुछ काम होगा, तो जाके ये हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरे बड़े शहर हैं दुनिया के, उससे कंपेयर किया जाए तो वहाँ क्या सूरत हाल है, और हमारे पास इस शहर में क्या सूरत हाल है एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से? लंदन एम्बुलेंस सर्विस के पास 800 एम्बुलेंसेज हैं। 70 लाख की आबादी, 70 लाख की आबादी में 800 एम्बुलेंसेज हैं, और उनकी एम्बुलेंसेज काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और वेल ट्रेंड स्टाफ चलाता है। उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है जो के मलकियत है वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी का, लोकल गवर्नमेंट की। अगर लोकल गवर्नमेंट की। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हमने देखी थी कि बड़ी ब्रांड की मिनी ऑपरेशन थिएटर टाइप एम्बुलेंसेज आई थी, जो कि अब सड़ रही हैं खड़े खड़े। नूरानी का जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत थी। हमने मालूम किया तो बेला सिविल हॉस्पिटल को 70 लाख रुपए की टोयोटा एम्बुलेंस बनाई दी गई। 6 महीनों के अंदर वो पत्थरों पे खड़ी हो गई। हमारे यहाँ पे बेहिसी बहुत है। यहाँ पे सरकारी नौकर इतना अपने आप को जो है वो सिक्योर और महफूज समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे
ऑडिट नहीं है यहाँ पे, जो है वो ऊपर लेवल पे भी जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता, निचले लेवल पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। फैसल साहब, लंदन की आपने बात की कि वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी जो है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ओन करती है और उसका एक अच्छा नेटवर्क है, तो बाकी ममालिक में पेरिस की जो फायर ब्रिगेड सर्विस है उसके पास 9,000 मुलाजमीन है और उसकी आबादी भी 70-75 लाख है। कितना जो है वो फ्रंट स्टेप लेके सरकार को काम करने की ज़रूरत है? छोटी सी मिसाल है, खुदा न खास्ता एक जल्जला आ जाता है 6 पॉइंट समथिंग का जौहर में, गुलिस्तान जौहर में, आप क्या समझ रहे हैं आप वहाँ तक जाएंगे कैसे? कौन सी सड़कें यूज़ करेंगे, कौन से ब्रिजेस यूज़ करेंगे? जब अगर 2 ही तो सड़कें हैं आपके पास, वो ब्रिज गिर गए या बिल्डिंग्स गिर गई तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, ना के 2,000 बिल्डिंग्स कवर कर सकते। कयामत होगी, इतना ताफून होगा शहर में मैयतों का, कोई पूछने वाला नहीं होगा सर, उठाना रेस्क्यू करना सिस्टम नहीं है ना सर। आपने देखे ना इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, किसी एक में हंगामी एग्जिट नहीं है। एग्रीड। आपकी फैक्ट्रियों के अंदर फायर का कोई निज़ाम ही नहीं है, अगर आग लग गई तो अब जितने लोग अंदर है सबने मरना ही मरना है। कहाँ गए? अच्छा चले मैं कहता हूँ लोग मर भी गए, उसके बाद तो जुल्म सुनिए, जब मर गए जल गए लोग बेचारे, उसके बाद उनकी बॉडियाँ DNA होने के बाद भी किस तरह मिलती हैं? साइज़ के हिसाब से। तुम्हारे अब्बा लंबे थे, ये बॉडी उनकी, तुम्हारा भाई छोटा था, ये बॉडी उनकी। जहाँ ये सिस्टम हो, 6 अभी इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसके अंदर किस तरह बॉडीज़ मिली? DNA भी हो गया, सब कुछ हो गया, इन दी एंड दांतों का एक्सरे हुआ तो जुनैद जमशेद साहब की शिनाख्त करके दी गई। हम तो देख रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि अपने इस काम में क्या सपोर्ट आप इनसे चाहते हैं कि अगर खुद नहीं कर रहे तो आपको करें, या आप क्या अपनी सपोर्ट इनको देना चाहेंगे कि ये सिस्टम को, ये हमारे सिस्टम को स्टडी करें और इसमें हम इनको बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये इदारा चलते हैं, किस तरीके से मेंटेनेंस होती है। इनके पास ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छे लोग होते हैं, वो उनको इख्तियारात दें, उनको इन्वेस्टमेंट दें, ये सारा सिस्टम चल सकता है। जितने कराची पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, इवन दही जो ज़िले हैं, उनमें भी ये सिस्टम चला सकते हैं। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इनको हम सारे तरीके बताएंगे किस तरीके से ये चीज़ें मेंटेन होती हैं, हर चीज़ की हमारे यहाँ लाइफ होती है, कोई मुश्किल नहीं है। हम अपना सारा सिस्टम इनको स्टडी करवा देंगे और बहुत सिंपल सिस्टम है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा मैनुअल है। हमने कोई सोफिस्टिकेटेड जो है वो यूरोप और अमेरिका से कंप्यूटराइज निज़ाम नहीं लेकर आए। इस पूरे सिस्टम में जब वहाँ पे 115 पे कॉल आती है, उस कॉल के अंदर लिखते हैं इस पर्ची के ऊपर नाम, नंबर, एड्रेस, लोकेशन लिखते हैं और फिर वो यहाँ वायरलेस पर हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें कितना वक्त लगता है? लिखने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता, बाकायदा कॉल के ऊपर टाइम लिखा होता है हमारे पास, कितने टाइम में कॉल आई है। उस कॉल को जब फॉरवर्ड करते हैं तो सेंटर पे ये होता है कि हम लिखवा देते हैं। अक्सर तो हमारी एम्बुलेंसेज हमारे साथ वायरलेस पे भी राब्ते में और मोबाइल के जरिए भी राब्ते। अच्छा, जैसे अभी एक पर्ची सामने पड़ी हुई है, इसमें लिखा हुआ है 23/17, मतलब आज की डेट है, और फ़ोन नंबर 15 ये 15:55 क्या है? ये टाइम है, ये कॉल 15:55 यानी 3:55 पे जा चुकी है। ये टोटल एम्बुलेंसेज हैं। ठीक है। स्पॉट इसमें नहीं है। ठीक है। ये जो है ग्रीन में, ये रनिंग में इस वक्त, ये रनिंग में है। और ये जो ग्रे कलर में नज़र आ रही हैं, ये इस टाइम खड़ी हुई हैं। ठीक है। उनको कॉल के लिए खड़ी हुई हैं कि हम कॉल लिखवाएंगे तो वो मूव हो जाएंगी। पर डे कितनी कॉल्स आती हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी मूवमेंट है एम्बुलेंसेज की? 1000 से लेके 1200 तक कॉल रिकॉर्ड हो जाती है पर डे। तो इस एंड से काम भरपूर हो रहा है, बड़ी जांफशानी से हो रहा है। बिल्कुल। जो कि शायद की खिदमत में मसरूफ आपके सामने जो वो मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि इसी ऑफिस के अंदर एक हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं, उस अहाते में अलग लोग बैठे हुए हैं और ये काम रुक नहीं रहा। ये यही का नहीं है खासा, दूसरी जगहों पर भी यही एनवायरनमेंट हमने देखा है। साथ साथ फैसल साहब मुझे ये भी बताएं कि सरकारी सतह पर एम्बुलेंसेस का ना होना क्या समझते हैं कि किन चीज़ों को हाईलाइट करता है, किसकी खामी है? ये इंटरेस्ट नहीं है हमारी गवर्नमेंट्स का। हमारी गवर्नमेंट जो है पता नहीं क्या हमारे यहाँ बेहिसी है, एहतिसाब का निज़ाम जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। सरकारी सतह पर एफिशिएंट एम्बुलेंस सर्विस ना होने के बराबर, और बिल्कुल है भी नहीं। क्या कोई एयर एम्बुलेंस वगैरह है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई ऐसी चीज़ है? एयर एम्बुलेंस हमारे पास एक एयर एम्बुलेंस काम कर रही है, एक हेलीकॉप्टर हमारा अपना जो है वो मेजर रिपेयर की वजह से काफ़ी 3 साल से वो खड़ा है। उस पर तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपये का खर्चा है, जो कि हम नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकारी सतह पे जो है वो पुलिस के पास कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि वो इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंध पुलिस के पास है और सूबाई हुकूमत के पास नहीं है हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ जो है वो इस पर्पज़ के लिए। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पास भी जो है वो इस तरह की कोई असासे नहीं है। अब आपने हीट वेव की बात की, मुझे याद है कि उस दौरान सर्द खानों के हवाले से भी बात ही, पोर्टेबल सर्द खानों की,
कि जी ये किसी अस्पताल में रख दिए जाएँ, ताकि अगर इस तरह के वाक़यात हो तो जो बॉडीज़ हैं उन्हें एटलीस्ट सर्द खाने में उस टाइम तक रखा जाए जब तक उन्हें मूव नहीं कराया जाता? बिल्कुल, अभी हम 2 सर्द खाने हमारे पास बने बनाए मौजूद हैं, और हमने जो है वो सिविल और जिन्ना सिंध के जो हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे रब्ते किए, लोकल इंतज़ामिया से रब्ते किए हस्पताल की, उनको इजाज़त मांगी। तो हमें काफ़ी दुश्वारी आ रही है उनको रखने में। अगर वो हमें रखने दे तो उनमें जो है वो 32 दोनों सर्द खानों में 64 लाशें जो हैं वो महफूज रखी जा सकती हैं। खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई बड़ा वाक़या हो जाए, हीट वेव हो या कुछ और चीज़ हो, तो ये ख़ुद भी जो है वो महफूज रख सकते हैं जब तक इनको किसी और जगह पे मुंतकिल ना कर दिया जाए। लेकिन इनको एतराज़ है, शायद पता नहीं क्या एतराज़ है, समझ नहीं आता, या इंटरेस्ट नहीं है। वो अभी तक पड़ी हुई हैं, सर्द खाने पड़े हुए हैं, और अल्टीमेटली जो है वो अगर इतना अरसा रहे तो फिर मैं उनको जो है वो बलूचिस्तान या पंजाब या किसी और जगह जो है वो मुंतकिल कर दूँ। कराची में सुनामी और जलजले के खदशात किस कदर हैं? कराची के कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं और ऐसे हालात में सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं? एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे और बताएंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, माजी में हमने कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी देखा है और शायद आपकी भी ऑब्जर्वेशन रही होगी, कराची बड़ा सेंसिटिव एरिया है अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करते हैं, और शायद उस बेल्ट पर भी है। कुछ भी नहीं हुआ 2005 के बाद, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर खुदा न खासा दोबारा ज़लज़ला आता है वहाँ या कहीं पे भी, हमने क्या करके रखा हुआ है? एक डिजास्टर कमेटी के नाम से हम एक बुक बना के बैठे हुए हैं। उससे क्या उसने किया? क्या कोई रेस्क्यू सिस्टम डेवलप कर लिया उसने? क्या ज़लज़ला आएगा हम ये करेंगे? कुछ चीज़ें स्टोर करके आपने रखी हुई हैं कि अगर खुदा न खासा ज़लज़ला आ गया लोग परेशान हो करते थे, हमारा टेंट मौजूद, नथिंग इज़ देयर, कुछ भी नहीं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहले शुक्र करम एहसान है कि कराची के अंदर बिलखुसूस अभी ऐसा कोई बड़ा ज़लज़ला या सुनामी नहीं आया। लेकिन याद रखिए कि ये कराची का पूरा शहर जो हज़ारीबाग बहुत बड़ा हो गया है, ये इलाका जो है, यानी आप उसे थोड़ा सा पार्ट लेने आपके गर्दानी और उस मकरान को उसका इधर ले लें, आप किरसा सिस्टम ले लें, इधर ले लें आप कराची, ये सारा जो है ना, ये 3 नीचे प्लेटें आकर मिल रही हैं। ये 3 प्लेटें जो आकर मिल रही हैं, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एरिया कहलाता है। अभी तो ये मिल रही है, मिलने के बाद कब झटका इसके अंदर आएगा ये कुदरत जानती है। हाई रिस्क तो हमने रख दिया, ठीक है, लेकिन हमने बंदोबस्त नहीं किया हुआ है। जो हमने पहले बात कर ली कि हमने शहर बढ़ गया, हमने ख्याल कुछ भी नहीं किया है कि अगर ज़लज़ला आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आप देखें औरंगी हिल जो है तकरीबन 40 एंगल है इसका, लोग बैठे हुए उसके ऊपर, अगर वो स्लिप करके तो क्या कर लेंगे? और स्लिप के 100% चांस है एनी टाइम पूरी औरंगी हिल। क्यों? ऊपर हार्ड रॉक ज़रूर है। अब जब हम जानते हैं आप नहीं जानते, लेमन उस हार्ड रॉक जिस पर बना तो लिए मकान आपने, नीचे है उसके क्ले, वो फूल रही है, पानी का इस्तेमाल भी हो रहा है, बारिशें तो अब कम होती हैं, जो लोकल पानी इस्तेमाल हो रहा है, पानी अंदर तो जा रहा है, वो उसको फुला रहा है। खुदा न खाए किसी वक्त भी अगर वो तोदा स्लिप कर गया, मट्टी का नहीं अब पत्थर का है, नीचे भी आबादी है, वो सारी आबादी, तो रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ कैसे कंस्ट्रक्शन हो गई? इट इज़ अ वेरी रिस्क एरिया जहाँ हमने उनको बनाने की इजाज़त दे दी उस स्लोप के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं, गुलिस्तान जौहर हाई राइज एरिया है और 8, 10, 11 फ्लोर की बिल्डिंगें बन रही हैं, जो कि अब पहले इसी एरिया में थी, अब मुख्तलिफ शहर के एरियाज़ में बनाई जा रही हैं, तो इधर की क्या सिचुएशन है? पूरे कराची के अंदर जो रॉक सिस्टम है वो मैं आपको समझा दूँ। बेसिक ऊपर से नज़र आता है सख्त लेयर जो कि फीट 2 फीट 4 फीट 5 फीट की होती है। उसके बाद नीचे जो है वो है क्ले सॉफ्ट और उसकी छिकाजे थिकनेस। गुलिस्तान जौहर में सिर्फ एक सेफ्टी कुदरती पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ की रॉक हॉरिजॉन्टल है। ये सबसे सेफ्टी चीज़ है। ये यूं नहीं गिरेगा, ये स्लिप करेगा, ये हॉरिजॉन्टल। देखिए वहाँ तो एंगल मैंने बताया, और यहाँ एंगल नहीं है, ये है हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप वेट कितना डालेंगे आप? अब वेट पे वेट, जब बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो वेट पड़ रहा है। जो मैंने कहा कि जो इसके पत्थर है यहाँ पर, वो कहीं पर 2 फीट का है, कहीं 4 फीट का है। नीचे जो क्ले है वो 5 से 10 फीट की है, ठीक, वो सॉफ्ट है। अब जब वेट बढ़ता चला जाएगा और फिर पानी भी जा रहा है, क्ले फूलती है,
क्ले मिनरल जो है फूलते हैं, ठीक है। तो अब वो स्लिपेज पैदा होगी। अब यहाँ जो हुआ, अब ज़लज़ला आएगा तो बिल्डिंग यूँ होंगी, स्लिपेज होगी यहाँ पर। आप समझते हैं कि जो फलाही इदारे काम कर रहे हैं वो ठीक हैं, या उसमें और ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, या और ज़्यादा जो है वो उन्हें काम करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत तो हमें कहीं नहीं दिखाई देती। मतलब एक एम्बुलेंस सर्विस पूरे इस बड़े शहर में और सूबे में भी कहीं हुकूमत के अस्पताल की नहीं है। हुकूमत ने नहीं, उधर इंतज़ाम किया कि एधी जैसे लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी, और उन्होंने प्राइवेट तौर पर जिस तरीके से अपनी चीज़ को बढ़ाया है, अगर ऐसा ना बढ़ाते तो कराची शहर के पिछले जो 10-15 साल के अंदर मामलात हुए हैं, सबके इल्म है, बॉडियों को अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन हो जाता। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा रेस्क्यू वर्क का लेवल कुछ भी नहीं है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है और किस जगह इसको होना चाहिए? अगर आफत आसमानी आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया, सख्त गर्मी हो गई, तो पूरा शहर मुतासिर होगा। हीट वेव में रिसेंट मैंने देखा तो उसमें पूरे शहर को सामने रखकर हर रेस्क्यू के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। कौन से टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद हैं कि जब खुदा न खास्ता ज़लज़ला बिल्डिंग में जाए तो किस तरह चीज़ें हटाई जाएंगी? हमें कोई ना मशीनरी हमारे पास है। अगर मशीनरी है तो मशीन को इस्तेमाल करने वाले उस टेक्नोलॉजी को जानते भी हैं कि हम अगर छत गिर गई तो कहाँ से उसको हटाएं ताकि लोग बच जाएं। अलबत्ता शहरियों को भी अपनी प्रिकॉशन से वाकिफ होना चाहिए। ये शहर हर एस्पेक्ट से एक रिस्क के ऊपर है, हाई रिस्क के ऊपर। प्रोग्राम के इस मकाम पर आपको सुनाते हैं वो सच, जब एक गैर सरकारी तंजीम ने इन एम्बुलेंसेस को ठीक करवाकर अवामी फलाह बहबूद के लिए सड़कों पर लाना चाहा था। असल में हम साबका कमिश्नर कराची जो शोएब अहमद सिद्दीकी साहब हैं, उनकी जो अर्थक्वेक टीम थी कराची की, या जिसको आप कहें किसी भी डिज़ास्टर के लिए जो टीम काम कर रही थी, उसमें KPT से लेकर कोई इदारा नहीं बचा जो नहीं था, उसका हम हिस्सा थे, वाहिद NGO थे जो हम उसमें थे। तो उसकी 19 दिसंबर 2013 की मीटिंग में मैंने बाकायदा उस मीटिंग के अंदर इस बात का इजहार किया कि हमारे शहर में इतनी नादिर और इतनी कीमती एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, तो क्यों ना उसको हम उस पर काम करें। और मैंने फिर वो तस्वीरें भी कमिश्नर कराची जनाब शोएब अहमद सिद्दीकी साहब को भी दिखाई कि गाड़ियों के अंदर पौधे निकले हुए और क्या हाल है, और इतनी महंगी मर्सिडीज बेंज की जी मर्सिडीज। तो उन्होंने कहा कि आप इसको अगर आपकी NGO सही कराती है और ये सब चीज़ें करती है तो आप इसका प्रपोजल बना के दे दें, और ये लोग हैं, डिपार्टमेंट है, इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंच जाएगा। मैंने उसके वेरी नेक्स्ट डे कमिश्नर मसूद आलम साहब, ठीक है, जो सीनियर डायरेक्टर हैं हाँ, तो मैंने उनको पूरा प्रपोजल बनाकर उसकी कॉस्टिंग निकलवा के, मेरे ख्याल में उन लोगों ने मालूम की तो शायद एक एम्बुलेंस पे गालिबन काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा था। हमने मालूमात की तो एक गाड़ी में शायद 21 लाख के करीब का खर्चा आ रहा था, पूरी बनने के बाद, तमाम मशीनें लगने के बाद, वेंटिलेटर, टायर, ये जो उसमें फिक्स्ड होकर आए थे जब वो इम्पोर्ट की गई। जी 20/12/2013 के लेटर है जिसमें ये लिखा गया है और एड्रेस किया गया है मसूद आलम साहब को, सीनियर डायरेक्टर KMC के। हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो एम्बुलेंसेज हैं जो हमने आपको दिखाई कि किस हालत में इस वक्त खड़ी हैं, मज़ीद 3 साल गुजरने के बाद और बुरी हो गई हैं। 3 साल पहले एक्वायर करने की रिक्वेस्ट डाली गई थी, जिस पे मीटिंग हो चुकी हुई थी तमाम तर लोगों से एक दिन पहले। MOU भी मुझे दिखाइए ज़रा और बताइए। वो MOU था जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ का लिखा हुआ था जी, ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, KMC की होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएगी। 4 सरकारी अस्पतालों को हमने इसमें टैग किया था, सिविल, जिना, अब्बासी, खतर। 2 एम्बुलेंसेस पॉइंट आउट होंगी, दोनों पे जो स्टाफ होगा, ड्राइवर होंगे 12-12 घंटे के, पैरामेडिकल स्टाफ होगा उनके साथ, उनकी तमाम सैलरीज, फ्यूल, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का ऑयलिंग, सब जिम्मेदारी किसकी होगी, JDC की होगी। लेकिन हमने इतनी वर्किंग कर ली, इतना MOU बना दिया, सब कुछ कर दिया, हर चीज़ हो गई, इन द एंड गाड़ियों की ब्रांडिंग भी करवा दी कि जी हर गाड़ी पे बड़ा आप प्रॉपर्टी ऑफ KMC। 1122 के नाम से अब तक ना चलने वाली इन एम्बुलेंसेस के बारे में हमने बातचीत की डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा साहब से। अर्शद साहब बहुत शुक्रिया, टीम महोत्सव का अपने वक्त दिया। एम्बुलेंस सर्विस बड़ा अहम मामला है। आप क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी होती है तो जितनी भी सर्विसेज या जितने भी फलाही इदारे काम कर लें, कैटर कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात कि जितने भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट चुका है और ये जिम्मेदारी अब रह गई है फलाही इदारों की, क्योंकि एम्बुलेंस प्रोवाइड करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। दुनिया में हर जगह यही होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पिछले दौर में एम्बुलेंसेज आई हुई थी, ये सारी ऐसी खड़ी हुई हैं
क्योंकि पता नहीं क्या उसमें इशू है, किसी के इंजन सीज हुए हैं, ज़्यादातर यही हुआ है कि वो चली भी नहीं है। इनके एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस से सिर्फ एक डब्बा बनने का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? बल्दियात को जो लोग देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना। ठीक है। गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दैट वाज द गवर्नमेंट। ठीक है। और बल्दियात को जो देख रहे थे वो भी सिंध गवर्नमेंट ही देख रही थी। ठीक है। तो उस दौर में जो बिगाड़ आया है, अनफॉर्चुनेटली अवाम की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये चीज़ें जो हैं ओवरनाइट सही हो जाएंगी। और माजी में जब ये एम्बुलेंसेस ख़राब हुई थी, स्पेशली इन एम्बुलेंसेस के हवाले से जेडीसी ने कमिश्नर कराची शुएब सिद्दीकी साहब के साथ एक बड़े पैमाने की मुलाकात में इनको अक्वायर करने की भी एक दरख्वास्त दी थी, जो लेटर रिसीव भी हुआ है, जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर मुर्शीद आलम साहब ने किया, जो इस वक्त भी आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो क्यों ये चीज़ जो है वो सपोर्टिव नहीं रही? 2013 की बात है, मेरे पास कुछ उसकी कॉपीज़ भी हैं, देख सकते हैं। एक एक क्लॉज है उनके डॉक्यूमेंट पेपर के ऊपर, ये जब रिसीव हुआ है 2013 के अंदर। मैं अगर कोई करना चाह रहा है 8 एम्बुलेंसेस की बेसिस पे, तो वो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से अगर चलाना चाह रहा है चला ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो एम्बुलेंसेस सड़क पे आ जाती है हमें कोई एतराज़ नहीं है। सही है। मेरा इशू 8 एम्बुलेंसेस तो है नहीं ना। ठीक है। मेरा इशू तो ये है कि मेरे पास एम्बुलेंस सर्विस मेरी अपनी होनी चाहिए। ठीक है। मेरे अस्पताल हैं, 14 बड़े अस्पताल हैं। सही। उन अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेस होनी चाहिए मेरी। मेरा इशू ये है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना हिस्सा डाले, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो एक्चुअल मेरी जिम्मेदारी भी है। कुदरती आफात की आफाकी हकीकतें अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के जानलेवा और तबाहकुन नताइज से पेशावराना महारतों और फूल प्रूफ इंतजामात के साथ निबर्द आजमा होना यकीनन सरकारी इदारों के मस्बत किरदार और कारकर्दगी की अलामत होगा।